हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अब तक हमने क्या पढ़ा। अब तक हमने ट्रेडिंग अकाउंट देखा, पीएनएल अकाउंट देखा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा। फिर उसके बाद हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा, इनका अकाउंटिंग देखा। देन नेक्स्ट क्लास में, मतलब थर्ड क्लास में, हमने हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इन सब के एडजस्टमेंट देखे। नाउ अब क्या देखना है सर? अब आज ना हम बचे हुए और एडजस्टमेंट देख लेते हैं, और रिमेनिंग टाइम रहा तो हम आगे के मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी करना स्टार्ट कर देंगे। तो पहले एडजस्टमेंट से शुरुआत करते हैं। चलिए देखो क्या क्या एडजस्टमेंट और आ सकते हैं जो हमें सीखने चाहिए। गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, मतलब क्या हुआ? मतलब सर यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि तुम क्या हुए, तुम मेरे शॉप पे आए। मैं क्या बेचता हूँ? मैं ना कुकर बेचता हूँ। कौन सा? प्रेस्टीज कुकर। कौन सा? प्रेस्टीज कुकर। ओके, तो तुम आए का जानकार हो, तुम मेरे बढ़िया जानकार हो। क्या यार भाई, कुकर चाहिए था। मैं कहा मिलेगा ना भाई। कहा कौन सा? मैंने कहा प्रेस्टीज। कहा ये बेस्ट है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, जो अपनों से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, तू लेके जा। फिर भी उसको कहा यार तू जानता है ना। उसने कहा यार तू जानता है ना यार तेरी भाभी को। हाँ मैं जानता तो हूँ, है ना, जानता है ना तू। उसको अच्छा नहीं लगाना तो वायर वापस लौटा देंगे। तो मैं कहा ठीक है तू लेके जा, तू आज लेके जा। मेरी गारंटी है, आराम से इसमें मस्त पका पका के खा। ठीक है, अगर अच्छा नहीं लगे तो 10 दिन में वापस लौटा देना। अच्छा नहीं लगे तो 10 दिन में वापस लौटा देना। दैट मीन्स यहां मैंने जो माल बेचा है वो कैसे बेचा? गुड्स जो मैंने आपको दिया है वो आपकी अप्रूवल पर डिपेंड करता है कि वो मेरा माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा। मतलब जब तक भाभी जी हाँ नहीं कह देंगी तब तक माल नहीं बिकेगा। बिल्कुल। तो सर ऐसे केस में अकाउंटिंग कैसे होगी? ऐसे केस में अकाउंटिंग कैसे होगी? क्यों? क्योंकि मैंने माल वैसे तो बेच दिया है। क्यों? और 10 दिन का टाइम दे दिया कि भैया 10 दिन में आप बता देना। हाँ, अगर 10 दिन में फोन नहीं आता है, ठीक है, तो मैं मान लूंगा कि आपकी हाँ है। ठीक है, मैं मान लूंगा कि आपकी हाँ है, आपको वो कुकर पसंद आ गया है। आप कहना बताना भूल गए हैं, लेकिन मैं अपना यहाँ पे सेल कंसिडर कर लूंगा। ठीक है, इसका मतलब सर जब तक वो 10 दिन नहीं हो जाते तब तक हमें सेल नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या वो कुकर ऐसे ही ले जाएगा? हम उसको कुछ रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे? कैसे होगा सर अकाउंटिंग? तो सुनो, एक बार के लिए जैसे आप वो माल बेचो, जब भी आप माल बेचोगे आप क्या करोगे? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वो भाई का नाम डेबिट कर देना और टू सेल्स अकाउंट कर देना। हम मान लेते हैं कि हमने वो जो माल था ना वो कितने रुपए का था? वो 10,000 रुपए उसकी कॉस्ट थी। 10,000 उसकी कॉस्ट थी, और उसको हमने 2,000 रुपए प्रॉफिट पर बेच दिया था। तो एक बार के लिए, क्योंकि हम उस भाई को अपने बुक में क्या करना चाहते हैं, डेबिट करना चाहते हैं, क्या कि भी दिखा दूं कि उससे पैसा लेना है, तो मैंने एक बार के लिए एंट्री कर दी। मुझे भी पता है कि सेल अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार के लिए कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अपने को कर देना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सर सेल अभी नहीं हुई। नहीं, सेल कब होगी सर? AS9 इसके लिए क्या कहता है? AS9, एएस कौन? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हाँ, ये भाई साहब कौन? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। क्या नाम? रेवेन्यू रिकॉग्निशन। AS9 क्या कहता है? सेल और रेवेन्यू इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड in this case when acceptance received by the customer or when time limit for approval expire। मतलब या तो कस्टमर से एक्सेप्टेंस हो, मिल गई हो, जब मतलब मेरे भरोसे पे वो भाई, मतलब तुम लेके गए अपने घर पे, अब तुम्हारा इंतजार घर पे तुम्हारी घरवाली कर रही थी। उसने क्या कहा? देखते कहा अरे वाह ये कुकर लेकर आए हो, बहुत मजेदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेरे को यही वाला चाहिए था। बस उसी टाइम तुम क्या करोगे? फोन उठाओगे, घुमाओगे, मेरे को कॉल करोगे और कहोगे भाई जो तूने कहा ना वो कुकर बड़ा मस्त था, तेरी भाभी को बहुत अच्छा लगा। तो एक्सेप्टेंस मिल गया ना। तो उसी टाइम मेरे को क्या कर लेना है? अपने यहाँ पर सेल कंसिडर मैं कर सकता हूँ, रेवेन्यू बुक कर सकता हूँ। हालांकि मैंने सेल की एंट्री पहले ही कर दी थी, बट एक्चुअली तब करनी चाहिए जब एक्सेप्टेंस रिसीव हुआ। ठीक है, सेल तब कंसिडर होनी चाहिए जब एक्सेप्टेंस मिल गया। अच्छा, दूसरा, घर गए, कहा कि यार ये क्या उठा के लेके आ गए, ये क्या उठा के लेके आ गए, पता नहीं कैसा बनेगा क्या नहीं बनेगा, वगैरह 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 वगैरह, फलाना डिमाका, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। ठीक है, तुमने कहा यार हाँ शोना बनाकर तो देखो, इसमें बनाकर तो देखो, हाँ, नहीं होगा तो हम लौटा देंगे। ठीक है ना, तो ऐसा बोला तुमने, और 10 दिन का टाइम था ही तुम्हारे पास। अब खाना बन रहा है, बन रहा है, डेली उस पर बन रहा है।
भाभी जी ने कुछ नहीं कहा, ना अच्छा ना बुरा। क्यों? अगर बोल दे कि नहीं अच्छा है तो उनकी हार हो जाती है, अगर बोल दे बुरा है तो नहीं, वापस ले जाएंगे क्योंकि कुकर तो अच्छा था ना। तो इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब हो गए 10 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए तो क्या होगा, मैं क्या करूंगा यहाँ बैठा बैठा, मैं कहा 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन का टाइम लिमिट दिया था, अब मैं ये मान रहा हूँ कि भाई वो 10 दिन हो गए, खत्म हो गए हैं, अब वो सेल कंसिडर हो गई है, क्योंकि अब मैं वो लौटाया हुआ, मैं जो बेचा हुआ माल है वापस नहीं लेने वाला हूँ। तो या तो एक्सेप्टेंस मिल जाए या टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाए, दोनों केस में मैं क्या करूंगा, अपने यहाँ पे रेवेन्यू बुक कर सकता हूँ। ओके, मैंने अपने यहाँ पे एंट्री तो पहले ही कर दी थी, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो जाते ही वो एक्सेप्टेंस दे दें कि वाह मुझे तो यही वाला चाहिए था, है ना, सो स्वीट ऑफ यू, तुम यही लेकर आए। तो अब क्या होगा, अब मैं अपने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेल की एंट्री कर रखी थी। तो अब अगर भाभी जी वो कुकर के लिए एक्सेप्टेंस दे देते हैं, तुम्हारी एक्सेप्टेंस मेरे पास आ जाती है, तो मुझे कोई फर्दर एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन मान लो रिजेक्शन हो गया, नहीं बैठा मामला, वाकई में कुकर अच्छा नहीं था, रिजेक्ट हो गया, अच्छा नहीं लगा, किसी भी कारण से अच्छा नहीं लगा, ठीक है ना, भाभी जी को खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन वो बुराई किसके नाम आ गई, कुकर के नाम आ गई, रिजेक्ट कर दिया, भाई लेकर आया, ऑब्वियसली भाई ने कहा कि भैया मैं एक आते जाते 1-2 दिन में तेरे को वापस वो कुकर दे दूंगा, रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो अब क्या करूंगा, मैंने जो वो एंट्री कर रखा था ना कस्टमर टू सेल्स, मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको रिवर्स करना होगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। सर सेल्स रिटर्न नहीं होगा क्या? नहीं, सेल्स रिटर्न ज्यादा बेटर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो सेल्स थी ही नहीं, इसलिए सेल्स अकाउंट ही डेबिट होना चाहिए, और कस्टमर जिसको डेबिट किया था वापस क्रेडिट कर दो, उसका अकाउंट वापस क्लोज हो जाएगा ना। सर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमने जब माल बेचा तो वो डेट थी मान लो 25 मार्च या 26 मार्च, 27 मार्च। अब हुआ क्या, जब हमने माल बेचा, ठीक है, वो भाई लेके चला गया, ना हाँ आई ना ना आई, ठीक है, क्योंकि उसके पास 10 दिन था, 31 मार्च जरूर आ गई, ना हाँ आई ना ना आई, लेकिन 31 मार्च जरूर आ गई। अब साल का एंड है, भाई से एक्सेप्टेंस नहीं आया, तो मैं सेल कैसे मान लूं? भाई से रिजेक्शन भी नहीं आया, तो मैं रिजेक्शन की एंट्री भी कैसे कर दूं? अब करे तो क्या करें, टाइम लिमिट बाकी है। तो टाइम लिमिट नॉट येट एक्सपायर्ड, मतलब टाइम लिमिट मान लो खत्म होगा 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को 10 दिन कंप्लीट होने वाले हैं, क्या किया जाए ईयर एंड पर? अब गेम तो यही है ना, अपना क्वेश्चन तो यही बनेगा ना, क्योंकि हमको तो ईयर एंड होगा, पीएनएल, तुम भाभी जी की कहानी में खो गए ना, हमको ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाना है भाई, हमको ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाना है, तो हम क्या करेंगे अब बताओ। अगर कोई ऐसा सिनेरियो हुआ, टाइम लिमिट अगर पूरा हो गया, तब तो या तो एक्सेप्टेंस हो चुका होगा या रिजेक्शन हो चुका होगा, लेकिन केस तब बनता है जब एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन अभी तक मिला नहीं है और टाइम लिमिट अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है। तो अब 31 मार्च को क्या किया जाए, जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी सेल तो कंसिडर नहीं होगा, टाइम लिमिट अभी तक एक्सपायर हुआ नहीं है, तो हम ये मान नहीं सकते कि हाँ एक्सेप्टेंस वैसा आ गया, नहीं, रिजेक्ट भी नहीं किया, क्या करें? तो क्या ये एंट्री रहने दें? मैंने कहा नहीं, ये एंट्री रहेगी, इसका मतलब तो क्या हो गया, सेल रिकॉर्ड हो गया। और अकाउंट में कभी भी क्या किया जाता है, प्रॉफिट को ओवर एस्टिमेट नहीं किया जाता है, सेल्स को एवं रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी तब तक सेल तो नहीं है, तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। साल के एंड में क्या बोल रहा हूं मैं, ना हाँ आई ना ना आई, 31 मार्च जरूर आ गई, तो क्या करेंगे, और टाइम लिमिट अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है, तो सेल जो आपने किया था उसको आपको रिवर्स करना होगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली सेल नहीं है। और क्या करना होगा, उसको अपना स्टॉक कंसिडर करना होगा, उसको अपना स्टॉक कंसिडर करना होगा, भले ही वो तुम्हारे घर पर है, लेकिन मैं उसे क्या करूंगा, अपने यहाँ पे स्टॉक कंसिडर करूंगा। क्या लिखूंगा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, और स्टॉक की एंट्री क्या होती है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। किस वैल्यू पे? स्टॉक का वैल्यूएशन होता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ओके, कॉस्ट कितनी थी इसकी, कॉस्ट तो 10,000 थी सर, कॉस्ट तो 10,000 थी। ओके, एनआरवी कुछ दे नहीं रखा तो मैं मान रहा हूं कि एनआरवी से ज्यादा ही होगी, तो स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे करूंगा, 10,000 पे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। या फिर एक और कर सकता हूं, क्लोजिंग स्टॉक की जगह एक और वर्ड यूज किया जा सकता है, क्या, गुड सेंट ऑन अप्रूवल, और गुड सेंट ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट।
दोनों चलेगा। है तो मेरा ही स्टॉक ना, मेरे गोडाउन में नहीं है, स्टॉक एट गोडाउन नहीं है, स्टॉक एट द कस्टमर प्लेस है, तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो क्लोज स्टॉक टू ट्रेडिंग कर दो या फिर गुड सेंट ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग कर दो। किस अमाउंट से होगा वो इंपॉर्टेंट है, 10,000। तो क्या करना है अपने को, एक तो वो जो सेल रिकॉर्ड किया था वो रिवर्स कर दो, क्योंकि अभी तक हाँ नहीं आई है, तो मैं जब तक हाँ आएगी नहीं तब तक सेल कंसिडर नहीं करूंगा, मुझे अपने फाइनल अकाउंट तैयार करने हैं, तो मैं सेल को ओवर एस्टिमेट नहीं कर सकता, मैंने सेल वापस रिवर्स कर दिया और उसको अपना क्या कर लूंगा, स्टॉक कंसिडर कर लूंगा, क्योंकि अगर वो माल नहीं बिका होता तो मेरे गोडाउन में होता ना, तो मेरा स्टॉक होता, तो स्टॉक कंसिडर कर लिया जाएगा। सर ठीक है, अब अगले साल चलते हैं, 5 अप्रैल तक क्या हुआ। अगले साल अगर 5 अप्रैल तक एक्सेप्टेंस आ गई या 5 अप्रैल तक ना हाँ आई ना आई, टाइम लिमिट खत्म हो गया, तो मैं एक्सेप्टेंस मान लेता हूं। अब एक्सेप्टेंस अगर मानूंगा तो मुझे एंट्री करनी पड़ेगी सेल की, क्यों, क्योंकि जो पहले सेल की एंट्री हो गई थी पिछले साल, वो तो क्या हो गई, साल के एंड में रिवर्स हो गई। तो अब अगले साल नेक्स्ट ईयर क्या करना होगा, नेक्स्ट ईयर अगर एक्सेप्टेंस मिलता है तो हमें सेल का एंट्री करना होगा, और रिजेक्शन अगर मिलता है तो फिर कोई एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि हम पिछले साल के एंड में सेल को रिवर्स कर चुके थे। आई चीज समझ में, बिल्कुल। तो सर अब हम ये बता दीजिए, हमको तो ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाना है ना, बिल्कुल। तो वहां पर ये शो कैसे होगा, मैं कहा देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे शो होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब भी कोई ऐसा एडजस्टमेंट होता है, मैंने क्या कहा, आपको अपना सेल रिवर्स करना होगा, आपको अपना सेल रिवर्स करना होगा और इसको स्टॉक कंसिडर करना होगा। तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे, जहां पर आप सेल्स लिखते हैं, बाय सेल्स, उसमें से आप लेस कर देना गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। ओके, इससे क्या हो जाएगा, जो आपने सेल रिकॉर्ड किया था वो रिवर्स हो गया, ठीक है। और क्या करोगे, और स्टॉक का पार्ट मानना है, तो जो भी आपके गोडाउन में स्टॉक रहा होगा, काउंटिंग करवाया होगा ना, 1 2 3 4 5 6, है ना। ओके, तो इसको बोलते हैं फिजिकल टेकिंग बोल दो, स्टॉक टेकिंग बोल दो, स्टॉक काउंटिंग बोल दो। तो काउंटिंग करवा के देखा इतना स्टॉक था, लेकिन वो काउंटिंग में वो स्टॉक तो काउंट नहीं हुआ होगा, कौन सा वाला, जो तुम्हारे घर पर है, भाभी जी के घर पे। तो क्या करेंगे, उसको भी तो स्टॉक, वो भी तो हमारा स्टॉक है, तो ऐड कर दो गुड सेंट ऑन अप्रूवल, गुड सेंट ऑन अप्रूवल। ओके, डन। ये लो जी, ये आ गया ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, बाय सेल्स में से लेस हो जाएगा और स्टॉक में अंदर ऐड हो जाएगा। कितना कितना वैल्यू सर, हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग सेल्स में से लेस होगा कौन सा, सेलिंग प्राइस, तो कौन सा अमाउंट, 12K, और स्टॉक में काउंट कौन सा होगा, एट कॉस्ट, मतलब 10K। ये सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट, डन, सिंपल। चलिए सर, पी एंडल में इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। स्टॉक था, सेल्स था, तो दोनों ट्रेडिंग में आते हैं, पी एंडल में नहीं आता। अच्छा, और सर ये कस्टमर भी तो कम हुआ है, ये एंट्री करेंगे तो सर कस्टमर भी तो कम हो रहा है, बिल्कुल, डेटर्स कम करने पड़ेंगे। और स्टॉक स्टॉक बैलेंस शीट में भी तो आता है, बिल्कुल। तो बैलेंस शीट में भी दो एडजस्टमेंट होंगे, एक तो डेटर कम हो जाएगा और दूसरा स्टॉक बढ़ा हुआ शो करना होगा। तो बैलेंस शीट में चलते हैं और बैलेंस शीट में भी दिखा देते हैं हमें क्या क्या करना होगा। तो एक तो कस्टमर, मतलब हमारे जो डेटर्स हैं, जो हमारे डेटर्स हैं, उनका जो भी अमाउंट दे रखा होगा, उसमें से हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, माइनस कर दो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। पहले मैंने उसको कस्टमर ट्रीट किया था, डेबिट किया था, सेल रिकॉर्ड किया था, जबकि वो सेल था नहीं, तो अभी उस सेल को रिवर्स कर रहे हैं। ओके, किस अमाउंट से, वही 12,000 से, 12,000 से, और स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जितना ट्रेडिंग में शो होगा उतना यहाँ पे शो हो जाएगा, तो प्लस गुड सेंट ऑन अप्रूवल, गुड सेंट ऑन अप्रूवल। ओके, ये लो जी, डन है।
गुड सेंट ऑन अप्रूवल, कितना कितना वैल्यू लिख देता हूं, ये तो सेलिंग प्राइस पे कम हो जाएगा और ये कॉस्ट पे कम ऐड हो जाएगा, ये कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, सिंपल। बन गया, है ना आसान। हाँ सर बिल्कुल, अभी सही लग रहा है सर, ऐसे रटना पड़ता था, लेकिन सर एंट्री से समझ में आ गया कि सेल्स टू कस्टमर, तो सेल्स कम करना है, कस्टमर का बैलेंस भी कम करना है। कस्टमर का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट हो रहा है मतलब कम हो रहा है, सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, डेबिट हो रहा है मतलब कम हो रहा है। ओके, इफेक्ट दे देंगे। दूसरा क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक आता है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना है। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक का स्टॉक एसेट होता है, डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट कर रहे हो मतलब और इंक्रीज कर रहे हो, और स्टॉक ट्रेडिंग में बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट में भी स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी। आया क्या समझ में, अच्छे से समझ लेना। हाँ, ये यहाँ से ऐसा एरो लगा देना, क्योंकि करंट ईयर एंड में तो आप ये करोगे, और ये नेक्स्ट ईयर है, ये नेक्स्ट ईयर है दिस वन, तो इस तरीके से एरो जरूर लगा देना। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। सर बढ़िया से समझ में आ गया एकदम अच्छे से। हाँ तो मेरे को ना सा कमेंट में जरूर लिखना तुम लोग, मजा आ गया सर, मजा आता मेरे को, तुम लोग लिखे ना, लास्ट वीडियो में तुम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सब लोगों को, ठीक है ना, जिन लोगों ने भी अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। और ठीक है, मेरे को सब ध्यान में रहता है, और आगे भी अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें, अच्छे अच्छा हम पढ़ाते रहेंगे। देखो ना, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, मोटिवेशन मिलता है, हर इंसान को मोटिवेशन की जरूरत होती है, चाहे वो तुम हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे या कोई और हो। मोटिवेशन जिंदगी में मिलता रहता है ना, कुछ काम को करने का जुनून तभी आता है, कुछ अच्छा, हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए अगर वो मिलता रहे तो, हमको क्या चाहिए सर, हम, मेरे को अगर पर्सनली देखा जाए तो भैया मुझे तुमसे तारीफें चाहिए, है ना, कि तुम लोग अच्छे अच्छे बताओ, और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए कि मैं अच्छा अच्छा पढ़ाऊं, तुम्हें अगर वो मिलेगा तो भैया मुझे भी तो मिलना चाहिए ना जो मैं चाहता हूँ। ठीक है, देखो सुनो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, क्या होगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, कभी कभी एडजस्टमेंट में ऐसा देते हैं कि भैया हमने गुड्स, इतना अमाउंट का गुड्स क्या कर दिया था, फ्री एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फ्री सैंपल, जैसे ये मेडिकल वाले और नहीं होते ऐसे मेडिसिन वगैरह, और अब केमिस्ट वालों को देके आ जाते हैं कि ये हमारा इस बार हमारा माल बेचना, डॉक्टर्स को दे देते हैं कि ठीक है ये सैंपल में आप अपने ना कस्टमर को दे देना, ठीक है। तो वो गुड्स कैसे हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ एज फ्री सैंपल, तो ये वो क्या कर रहे हैं, कंपनी वाले क्या कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो क्या करोगे, कंपनी क्या रिकॉर्ड करेगी सर, कंपनी के लिए तो एक्सपेंस हुआ ना, तो एडवर्टीजमेंट या फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट कर देना। गुड्स कर रहे हैं मतलब जब उन्होंने वो सैंपल, वो दवाइयां बनाई थी होंगी या खरीदी होंगी, तो क्या किया होगा, परचेज डेबिट किया होगा, तो या तो टू परचेज कर दो, या फिर दूसरा ऑप्शन टू ट्रेडिंग अकाउंट कर दो, दोनों में से कोई भी चलेगा, अभी बता दूंगा, दोनों में से कुछ भी चलेगा, एक ही बात है। तो एडवर्टीजमेंट या फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट कर दो, या टू परचेज कर दो। अब बताओ इसका एडजस्टमेंट किधर किधर जाएगा, ट्रेडिंग पी बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पी बैलेंस शीट। मैं कहा सर ऐसा है, आप परचेज यूज किए हो, इसका मतलब परचेज इफेक्ट हुआ है, परचेज इफेक्ट होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है परचेजेस, बिल्कुल। तो हमें क्या करना होगा, टू परचेजेस, जो भी हमारी परचेजेस है उसमें से लेस कर देना होगा, एडवर्टीजमेंट या फ्री सैंपल, फ्री सैंपल, ओके। तो परचेज माइनस फ्री सैंपल हमने लेस कर दिया, जो अमाउंट आएगा नेट हम शो कर देंगे। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता था, इस फ्री सैंपल को परचेज में से लेस ना करके अगर तुम इस तरफ दिखा दो बाय फ्री सैंपल, चलेगा क्या, चलेगा, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, इधर दिखा दो बाय फ्री सैंपल, अगर इधर ना दिखाओ तो, अगर इधर ना दिखाओ तो लेस ना करो परचेज में से, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा दो बाय फ्री सैंपल, एक ही बात है, चलेगा, दौड़ेगा, है ना, रिजल्ट वही रहेगा, रिजल्ट वही रहेगा। और क्या करना है सर, और फ्री सैंपल डेबिट हुआ है तो हर डेबिट का एक ना एक दिन क्रेडिट होता है कि नहीं होता है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, ऑब्वियसली इस फ्री सैंपल के खर्चे को पीएनएल में ट्रांसफर करोगे कि नहीं करोगे, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू फ्री सैंपल अकाउंट, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में टू फ्री सैंपल या टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, डन हो गया, बस इतना सा करना है, बिल्कुल इतना सा करना है।
सर ये एक बार ट्रेडिंग में बताओ कि कैसे होता है ये वाली चीज। मैं कहा सुनो, मान लो कि तुम्हारी परचेजेस 5 लाख की थी, मान लो कि तुम्हारी परचेजेस 5 लाख की थी। ओके, 5 लाख में से तुमने क्या किया, 450 का 450 का माल 450 का माल बेच दिया। कितने में? 450 का माल 2 लाख रुपए के प्रॉफिट पर बेच दिया। ठीक है, 2 लाख रुपए के प्रॉफिट पर बेच दिया। कितने में? 650 में। 650 में, ठीक है जी। 2 लाख रुपए के प्रॉफिट पर आपने बेच दिया 650 में। ठीक है, 50,000 का क्या हुआ? स्टॉक पड़ा है क्या? 50,000 कौन सा? 5 लाख का परचेज था। 450 का माल आपने 2 लाख के प्रॉफिट पर बेचा, तो 50,000 अभी भी बचा होगा ना? मैं नहीं, स्टॉक में नहीं है। स्टॉक में होता तो इधर दिखाते, बाय क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक में होता तो इधर दिखा देते बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना? 50,000। और फिर आपका जीपी कितना आता? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आता हमारा सर ये टोटल हम लगा देते हैं 7 लाख, और इधर भी टोटल लगा देते हैं कितना? 7 लाख। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता? 2 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता। 2 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता। ओके, 2 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता। लेकिन मैंने कहा वो स्टॉक में नहीं है, तो क्या किया, उसको हमने ना एज अ फ्री सैंपल दे दिया, एडवर्टीजमेंट पर्पज से दे दिया। अच्छा, एडवर्टीजमेंट पर्पज से दे दिया, हाँ एडवर्टीजमेंट पर्पज से दिया। अच्छा, ये ट्रेडिंग, ठीक है। पीएनएल में अभी तक तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख रुपए। मान लो मेरे पीएनएल के कुछ खर्चे वर्चे हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस वगैरह, पूरा लिख दूं ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस मान लेते हैं कितने के, 70,000 के। तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा? नेट प्रॉफिट कितना आएगा? नेट प्रॉफिट 2 लाख में से 70 हटा दो, 130 आया। ओके, 130 का नेट प्रॉफिट। ये सारे डेटा कहां से लाए? घर से लेके आया मैं अपने, अरे इमेजिन किया ना अपने आप। चलो, ये 2 लाख, ये 2 लाख। तो सर आप तो फ्री सैंपल समझा रहे थे ना? हाँ समझा रहा था, बट बीच में मैंने स्टॉक बता दिया। अब बताओ, मान लो ये स्टॉक नहीं होता, मान लो ये होता कि 50,000 का जो माल था वो हमने स्टॉक में नहीं है, वो हमने एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो क्या इफेक्ट आएगा? मैं कहा फ्री सैंपल को आप परचेज में से लेस करके दिखाएंगे, परचेज में से लेस करके दिखाएंगे। ओके, तो स्टॉक नहीं है, नहीं स्टॉक नहीं है। फ्री सैंपल को आप क्या करेंगे? परचेज में से लेस करके दिखाएंगे। फ्री सैंपल, फ्री सैंपल कितना? 50,000। 50,000 रुपए का जो गुड्स है वो हमने एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अभी अभी क्रेडिट का टोटल 650, 650 में से क्या करोगे? परचेजेस कितने की है? परचेज सर 5 लाख थी, लेकिन फ्री सैंपल हमने लेस कर दिया तो 450 बचा। 450 क्यों? क्योंकि परचेज किए हुए गुड्स में से क्या कर दिया हमने? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो परचेज में से हमने कम कर दिया, हमने एंट्री क्या किया था? फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, तो परचेज हमने कम कर दिया। ओके, फ्री सैंपल टू परचेजेस, तो परचेज क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, डन। तो अभी 450 का परचेज, 650 के सेल्स माइनस 450 किया तो 2 लाख का जीपी आ गया। ओ, ग्रॉस प्रॉफिट में कोई इफेक्ट नहीं आया, नहीं आया। अब क्या होगा? अब ये फ्री सैंपल क्या होगा? पीएनएल में भी तो आएगा। ओके, फ्री सैंपल पीएनएल में भी तो आएगा, बिल्कुल। वरना एक बात बताओ, हमको तो लग रहा था स्टॉक में पड़ा था या फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमारे प्रॉफिट पे तो कोई इंपैक्ट आया ही नहीं।
ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं है, बट नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा। देखना, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, हमारे पास स्टॉक में थोड़ी ना है वो, नहीं, तो हमको उसको पीएनएल में दिखाना होता है, पीएनएल में। और अब हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, 2 लाख में से अगर मैं ये 120 लेस कर दूं तो मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है कितना, 80,000 रुपए का, 80,000 रुपीज का। सिंपल, प्रॉफिट कम हुआ ना, पहले कितना था, पहले कितना था सर, पहले था 1,30,000 का, पहले था कितना, 1,30,000 का, ओके, 1,30,000 का। और अभी कितना आ रहा है, अभी आ रहा है 80,000 रुपए का, 80,000, 50,000 से हमारे प्रॉफिट क्या हो गए, कम हो गए हैं। ओके, स्टॉक में रहता तो 130 का प्रॉफिट, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ऑब्वियसली कोई परचेज किया हुआ माल, मेरा पैसा लगा हुआ, मैंने एवं ही किसी को दे दिया, ठीक है ना, स्टॉक में भी नहीं है, तो प्रॉफिट तो कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कम होना चाहिए सर, प्रॉफिट कम होना चाहिए, तो मैंने प्रॉफिट कम कर लिया। दिखाया ना मैंने तुमको पूरा ट्रीटमेंट कैसे होता है। हाँ सर दिखाया। आप कह रहे थे सर फ्री सैंपल टू परचेज ना करके फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। अब कुछ लोग उसको क्या दिखाएंगे, परचेज में से माइनस ना करके, कुछ लोग इसको क्या दिखा देंगे, यहां ना दिखा के, अगर मैं यहां दिखा दूं बाय फ्री सैंपल 50,000, तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा, चलेगा। फ्री सैंपल एंट्री क्या बना, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, चलेगा, क्या फर्क पड़ता है। टोटल कितना, 7 लाख, 7 लाख, 7 में से 5 लाख का परचेज लेस होगा, 2 लाख का प्रॉफिट आ गया। और ये जीपी आगे कंटिन्यू हुआ पीएनएल में, टू ऑफिस एक्सपेंस 70, फ्री सैंपल 50, नेट प्रॉफिट 80,000 का, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया क्या। तो हर एक चीज को रटना नहीं होता है, समझना होता है, हर एक चीज को रटना नहीं होता है, समझना होता है, ठीक है, हर एक चीज का इम्पैक्ट देखना होता है। ओके, क्यों पीएनएल में सर प्रॉफिट तो कम होएगा ही होगा, ठीक है, ट्रेडिंग में क्यों है, ट्रेडिंग में तो सिर्फ और सिर्फ हम परचेज से एडजस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं, नथिंग। तो जीपी पे इंपैक्ट नहीं डाला, बट एनपी पे इंपैक्ट इसने डाला। नाउ आगे बढ़ते, नेक्स्ट, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, सर ये तो जर्नल में करवाया था आपने, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, बिल्कुल। अब मान लो ऐसा कोई आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा हो कि ये गुड्स विड्रॉ किया था पर्सनल यूज के लिए, बस की एंट्री नहीं हो रखी है, तो अभी आपको एडजस्टमेंट देना पड़ेगा। अब एंट्री क्या करते हो, ड्राइंग्स टू परचेज, अब इसका इंपैक्ट कहाँ जाएगा, ड्राइंग्स टू परचेज, तो सर एक तो परचेज में से माइनस हो जाएगा, परचेज किधर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो टू परचेजेज अकाउंट, जिसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स, परचेज में से क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा ड्राइंग्स, ओके, नेट अमाउंट शो हो जाएगा बाहर। अच्छा, और क्या करना होता है, पीएनएल में दिखाएंगे टू ड्राइंग्स, पीएनएल में दिखाएंगे टू ड्राइंग्स, बोलो, पीएनएल में दिखाएगी, दिखाएगा, हाँ, ड्राइंग्स लेस करोगे, सॉरी पीएनएल में खर्चा दिखाओगे, सर ड्राइंग्स का भी एक्सपेंस नहीं होता है, तो ड्राइंग्स क्या होता है, ड्राइंग्स आपने जो कैपिटल लगा रखा था उसका विड्रॉ होता है। अच्छा, तो कैपिटल कम करो, बैलेंस शीट में जाओ, बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस करो ड्राइंग्स, पीएनएल में नहीं आता है, बैलेंस शीट में जाना, कैपिटल में से माइनस करना, कैपिटल में से माइनस कर देना ड्राइंग्स, ओके, चाहे वो ड्राइंग्स किसी की भी हो, कैश की हो, गुड्स की हो, एसेट की हो, ठीक है ना, कैपिटल में से तुमको माइनस कर देना है। परचेज गुड्स की होगी तो परचेज में से माइनस हो गया, कैश की होगी तो बैलेंस शीट में कैश में से माइनस हो जाएगा कि कैश विड्रॉ किया है। अच्छा, कोई और एसेट की होगी तो बैलेंस शीट में वो एसेट आ रही होगी, उस एसेट में से दिखा देना इतना ड्राइंग करके लेके चला गया वो, सिंपल। तो ड्राइंग्स का एक इंपैक्ट तो कैपिटल कम करना होता ही होता है, दूसरा क्या होगा, क्या विड्रॉ करके लेके गया, गुड्स लेके गया, परचेज में से कम करना, कैश लेके गया, कैश में से कम करना, कोई और एसेट लेके गया तो उस और एसेट में से लेस कर देना, सिंपल। आगे देखो, ओह आ गया, देखो कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ये भी आ गया। एंट्री क्या होती है, ड्राइंग्स टू कैश, तो करना क्या होगा, इस बार कैपिटल विड्रॉ किया है किस फॉर्मेट में, कैश के फॉर्मेट में, तो एक तो कैपिटल में से माइनस करना ही करना है, कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस हो जाएगा, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में कैश में से माइनस हो जाएगा,
कैश में से माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, डन। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर पर्सनल बेनिफिट, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर पर्सनल बेनिफिट। देखो ये नोट्स वगैरह मैंने ना अपनी एप्लीकेशन पे तुमको दे रखे हैं, ठीक है ना। तुम लोग कोर्स बाय करके क्या कर सकते हो, डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल रहने वाले हैं, तो ध्यान रखो, ठीक है। ये तुम क्या कर सकते हो, डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हो। मैं जैसे जैसे साथ करवा रहा हूँ, साथ साथ उसका आपका काम हो जाएगा। चलिए, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर पर्सनल बेनिफिट। आपने एक्सपेंसेस इनकर किया पर्सनल बेनिफिट के लिए, तो सर खर्चा हुआ है, इनकर किया मतलब आपने कोई पैसा वैसा खर्च किया होगा। पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल खर्चा है क्या, हाँ, तो ड्रॉइंग्स डेबिट होगा ना सर। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्रॉइंग्स टू कैश। अच्छा, ये तो ऊपर वाला ही हो गया सर। बिल्कुल ये ऊपर वाले हो गया, बट बताया क्यों फिर आपने, जरूरी है, जरूरी है। ड्रॉइंग्स टू कैश हुआ है, बिल्कुल। तो अब आप क्या करोगे, हुआ क्या, ये इसलिए बताया गया, देखो बीइंग पर एक्सपेंसेस, पर नहीं, पर्सनल एक्सपेंसेस इनकर्ड आउट ऑफ business resources, being personal expenses incurred out of business resources। एक्चुअली क्वेश्चन बनता कैसे वो सुन रहा। आपने क्या किया, कोई खर्चा किया, incurred for personal benefit and recorded as business expense, recorded as business expense, इसको पूरा करेक्ट करो ना, recorded as business expense। अब क्या करोगे, recorded as business expense। खर्चा हुआ पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई खर्चा किया, बिजनेस के रिसोर्सेज किए आपने, मतलब तुम लोग क्या किए, शॉप से घर जाते हुए क्या किए, पॉकेट में शॉप का पैसा, घर वाले ने बोला कि भैया कुछ सामान लेके लेते आना, तो तुमने शॉप से ही क्या किया, कुछ पैसा विड्रॉ किया, अपने तिजोरी से पैसा निकाला और चले गए घर, और तुमने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कुछ खर्चा किया। अगले दिन आगे तुमने क्या कर दिया, बिजनेस में एंट्री मार दिया कि बिजनेस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हाँ, तुमने क्या एंट्री रिकॉर्ड कर रखा है, बिजनेस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश कर रखा है, जबकि वो क्या था सर, वो पर्सनल एक्सपेंस था, तो ड्रॉइंग्स डेबिट होना चाहिए था। तो अब क्या करोगे तुम, अब तुम क्या करोगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, परफेक्ट एंट्री तो होनी क्या चाहिए थी, ड्रॉइंग्स टू कैश होनी चाहिए थी, बट अब क्या करोगे तुम, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बिजनेस एक्सपेंस। ये करेक्शन का एंट्री हो गया एक तरीके से, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बिजनेस एक्सपेंस। ओके, समझ में आया क्या, वापस बोल रहा हूं, मैंने कोई एक्सपेंस किया, किसका, कौन से रिसोर्सेज से, कौन से कैश से किया, बिजनेस कैश से किया, लेकिन वो बिजनेस एक्सपेंस नहीं था, वो पर्सनल एक्सपेंस था। तो अब क्या किया जाएगा, तुमने रिकॉर्ड कर लिया, तुमने उसको रिकॉर्ड कर लिया एज अ बिजनेस एक्सपेंस, तो तुम क्या करोगे, सही का साथ दोगे, गलत को उल्टा लटका दोगे। क्या करना चाहिए था, ड्रॉइंग्स डेबिट करना चाहिए था सर, तो ड्रॉइंग्स डेबिट करो। क्या कर दिया, बिजनेस एक्सपेंस डेबिट कर दिया सर, तो उसको रिवर्स कर दो, सिंपल। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बिजनेस एक्सपेंसेस। क्या करें अब सर, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा हमारे ट्रेडिंग और पीएनएल और बैलेंस शीट में, बताओ सर। ऐसे ड्राइंग्स है तो कैपिटल में से तो माइनस होगा सर, ड्राइंग्स है तो कैपिटल में से तो माइनस होगा, तो कर दो कैपिटल में से माइनस। बैलेंस शीट में कैपिटल में से हम कर देते हैं माइनस। ओके, और क्या करें सर, मैंने कहा पीएनएल में आएगा क्या, मैंने कहा हाँ, पीएनएल में एक्चुअली आपने क्या कर दिया था, बिजनेस एक्सपेंस ट्रीट कर लिया था, तो आपके जो बिजनेस एक्सपेंसेस हैं वो बढ़े हुए आ रहे होंगे ना, बिल्कुल। जबकि उतना खर्चा तो तुम्हारा पर्सनल नेचर का था, यस, तो उसमें से हटा दो, उसमें से हटा दो, कह दो ये ड्राइंग्स है, पर्सनल एक्सपेंस है, ड्राइंग्स। ओके, डन, हो गया काम। तो कोई एक्सपेंस आपने किया हो, ठीक है, पर्सनल बेनिफिट के लिए, और रिकॉर्ड कर लिया एज अ बिजनेस एक्सपेंस, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, ड्राइंग्स डेबिट करेंगे और बिजनेस एक्सपेंस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गुड्स लॉस्ट बाय एक्सीडेंट।
गुड्स लॉस्ट बाय एक्सीडेंट। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस हो गया, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, आग लग गई हो, भूकंप आ गया हो, बाढ़ आ गई हो, ठीक है ना, किसी भी तरह का चोरी हो गई हो वगैरह जो भी हो, गुड्स लॉस्ट बाय एक्सीडेंट, क्या करोगे? जो भी लॉस हुआ होगा, व्हेन लॉस अकर्ड, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फ्लड, लॉस बाय अर्थक्वेक, है ना, लॉस बाय मिसाइल, जो भी करना है तुमको करो, तो वो लॉस डेबिट होगा टू। उससे किसका नुकसान हुआ? गुड्स का। तो जो खरीदा हुआ गुड्स था वो तुम्हारा नुकसान हुआ, तो जब खरीदा था तब परचेज डेबिट किया था, तो उसको वापस क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, या लॉस बाय जो भी था अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। मान लो कि 10,000 रुपए कॉस्टिंग का माल क्या हो गया है? कॉस्टिंग का माल क्या हो गया? खत्म हो गया। 10,000 रुपए की कॉस्ट का माल क्या हो गया है? जल के खत्म हो गया। तो इतने का नुकसान हुआ ना, नुकसान बुक करना चाहिए बिल्कुल। लेकिन मान लो साथ ही साथ आपने इसका इंश्योरेंस क्लेम भी करवा रखा था, इंश्योरेंस करवा रखा था, तो इंश्योरेंस करवा रखा था तो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे और कहोगे इंश्योरेंस कंपनी मैंने ये गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा था, है ना, कन्हैया क्या नाम था पता नहीं, ओएमजी वाले का, तो मैंने गुड्स गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा था, तो मुझे है ना पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है, मेरे को पैसा चाहिए। तो कंपनी ने कहा ठीक है ओके, तो कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया, तो क्लेम रेज किया, तो तुम क्या करोगे? एंट्री इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी तुमको, तो जिससे भी फ्यूचर में पैसा आना होता है आज को डेबिट किया जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू, वो लॉस कौन बेयर करेगा? कंपनी के नाम लिख दिया सारा का सारा, ओके, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय डॉट 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 अकाउंट। देन उसके बाद क्या? अब इंश्योरेंस कंपनी ने जब पैसा दिया तो पूरा पैसा नहीं दिया, मान लो कुछ पैसा दिया, कुछ कहा कि भैया ये तुम बेयर करोगे, कंपनी कभी इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम देती नहीं है, मान के चलना। तो तुमने 10,000 मांगे लेकिन 10,000 नहीं है, तुमको आए कितने? सिर्फ 6,000 आए, 4,000 नॉट रिकवर्ड। तो अब तुमने एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, जितना मिला बैंक डेबिट 6,000, नहीं मिला पीएनएल डेबिट लॉस बुक कर लेना, और टू इंश्योरेंस कंपनी। अब मैंने कहा इस पूरे वाक्य को, इस पूरे स्टोरी को तुम पीएनएल बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे? पहले रिकॉर्ड नहीं था, ठीक है ना, इसका एडजस्टमेंट करना बाकी था, तो अब बताओ इसका एडजस्टमेंट तुम किधर किधर दिखाओगे? मैं कहा देखो सर ऐसा है, लॉस बाय डॉट 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 से लॉस बाय डॉट 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 कैंसिल, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कंपनी कैंसिल। अच्छा, तो जो जो कैंसिल हो गया वो हटा दो, बचा क्या? परचेज क्रेडिट हो रहा है और बैंक डेबिट हो रहा है और पीएनएल डेबिट हो रहा है, पीएनएल डेबिट हो रहा है, क्या करोगे? सर बैंक में तो कभी गलती होती नहीं है जल्दी से, बिल्कुल, तो हो नहीं रिकॉर्ड हुआ तो कोई बात नहीं, बैंक में भी रिकॉर्ड कर लेंगे, अदरवाइज बैंक में तो हम ये मान के चलते हैं प्रॉपर रिकॉर्ड हुआ होगा। तो अब बचा क्या? एक तो सर परचेज में से कम करना है, ट्रेडिंग, परचेज में से हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे, लेस कर देना, लॉस बाय फायर या जो भी था, लॉस बाय व्हाटएवर, ठीक है, हम यहाँ पे परचेज में से लेस कर देते हैं, लॉस बाय डॉट डॉट डॉट, ओके ओके डन। कौन सा वैल्यू? कॉस्ट, कौन सा वैल्यू? कॉस्ट पे। और क्या करना होगा? सर कॉस्ट बोले तो कितना अमाउंट? अपना एग्जांपल लिखा हुआ है ना, तो कॉस्ट लिखने की क्या जरूरत है? 10,000 लिख दूं, चलो 10,000 भी लिख देता हूं। 10,000 रुपीज क्या हो जाएगा? अपना कंप्लीट वैल्यू, जितना एक्चुअल में नुकसान हुआ है, वो क्या, जितना गुड्स खत्म हो गया, तो गुड्स परचेज किया, गुड्स तो खत्म हो गया, तो परचेज में से तो कर दो माइनस, लेकिन सर नुकसान इतना थोड़ा ना, नहीं, नुकसान तो केवल नेट 4,000 का हुआ है, बाकी तो इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया। तो पीएनएल में कितना जाएगा? सर पीएनएल में केवल और केवल 4,000 जाएगा नेट लॉस, पीएनएल में क्या जाएगा? केवल और केवल नेट लॉस। तो टू लॉस बाय जो भी दिखाओ, वो कौन सा अमाउंट जाएगा? नेट लॉस। नेट लॉस कितना? सर 4,000, 4,000, ओके डन, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर बैंक बैंक बैलेंस बढ़ा, हाँ बढ़ा है ना,
वो अपने आप आ जाएगा, वो अपने आप हम मानते हैं बैंक बैलेंस एडजस्ट हो गया। अगर क्वेश्चन वाला बोलते हैं कि भैया बैंक बैलेंस अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ है तो एक अलग बात है, ठीक है, वो एक अलग बात है। वरना आपको इन्फॉर्मेशन टाइप दिया हुआ रहता है, तो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम उसको शो करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बैंक बैलेंस हम मान के चलते हैं कि वो एडजस्ट हो गया होगा। नहीं हुआ है, क्वेश्चन वाला बोलता है कि नहीं बैंक की भी हमने एंट्री नहीं की है, तो एक बात अलग है कि बैंक बैलेंस भी हम इंक्रीज कर देंगे। चलिए डन, बिल्कुल सर डन। फिर बैलेंस शीट में जाना, बैलेंस शीट में बैंक में ऐड कर देना। क्या इंश्योरेंस कंपनी से जितना अमाउंट आया, कितना आएगा, 6,000 रुपये आया ना, तो बैंक में 6,000 रुपये ऐड कर देना। ओके सर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या है सर, ये भी एबनॉर्मल लॉस का ही है। देखो परचेज किया था 1,00,000 रुपए का, लॉस बाय फायर कितना, 10,000 रुपीज। बेच कितना रहे हो, कॉस्ट प्लस 50% पे आप बेचते हो, जो भी माल की कॉस्ट है प्लस 50% पे आप बेचते हो। देयर इज नो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पेंडल। मैं कहा ये क्या चक्कर है, बस छोटा सा इतना सा ट्रांजेक्शन है, हाँ केवल इतना सा ट्रांजेक्शन है। ओके ओके, तो सर इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, 1,00,000 का माल खरीदा, जिसमें से 10,000 का क्या हो गया है, लॉस बाय फायर हो गया है, और बाकी बचा, समझना इसकी थी, बाकी बचा रिमेनिंग गुड्स हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया है, कॉस्ट प्लस 50% पे, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पे एंड डल। पूरा डेटा अपने को शो करना है, बिल्कुल पूरा डेटा शो करना है, ये मान के चलना है कि पूरे साल भर में यही हुआ था। तो आप क्या करोगे ट्रेडिंग में, सर ट्रेडिंग में हम परचेज शो करेंगे, 2 परचेजेस, कितने का, 1,00,000 का, 1,00,000 का, और लॉस बाय फायर का तुमको क्या करना है पता है ना, हाँ सर लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि लॉस बाय फायर से जो परचेज किया हुआ माल है वो खत्म हो गया, कम हो गया, तो माइनस करेंगे, टू परचेज 1,00,000 और माइनस कर देना क्या, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर कितना, 10,000, नेट 90,000 परचेज का शो हो जाएगा, नेट कितना, परचेज 90,000। ओके, बाय सेल्स कितना बेच दिया, सर देखो ऐसा है, लाख में से 10,000 का माल तो खत्म हो गया था, बचा कितना कॉस्टिंग का, 90,000 की कॉस्टिंग का माल बचा, 50% प्रॉफिट पर बेचा, मतलब 90,000 का 50% कितना, 45,000 के प्रॉफिट पर बेचा, तो मेरी सेल्स कितनी रिकॉर्ड होगी, 1,35,000, 1,35,000। ओके, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, सर 135 की सेल्स है, 1,35,000 की सेल्स है, उसमें से 90,000 डेबिट में जो रिकॉर्ड हुआ वो लेस कर देंगे, 45,000 का ग्रॉस प्रॉफिट, 45,000 का ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल। ओके, ट्रांसफर टू पी एंड एल, ठीक है जी, समझ में आया। तो लॉस बाय फायर का क्या करना होता है सर, लॉस बाय फायर अगर से परचेजेस आपका गुड्स कम हो गया तो परचेज में से माइनस कर देना, सिंपल। या फिर लॉस बाय फायर को परचेज में से माइनस ना करके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी दिखाया जा सकता है, जैसे प्री सैंपल को दिखाते थे सेम। अब क्या होगा सर, ये जो लॉस बाय फायर है ना, इंश्योरेंस नहीं करवा रखा था, इंश्योरेंस नहीं करवा रखा था, नॉट इंश्योर्ड, इंश्योरेंस नहीं करवा रखा था, तो नहीं करवा रखा था तो सारा नुकसान जाएगा कि नहीं जाएगा, पीएनएल में जाएगा। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना ट्रांसफर हुआ, 45,000 ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। और क्या दिखा दोगे, टू एबनॉर्मल लॉस, टू एबनॉर्मल लॉस, लॉस बाय फायर नॉर्मल तो नहीं होता है ना, एबनॉर्मल ही होता है, तो टू एबनॉर्मल लॉस लिख दो, टू लॉस बाय फायर लिख दो, लॉस बाय फायर, एबनॉर्मल लॉस है ये, एबनॉर्मल लॉस कितने का, 10,000 का, क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से कुछ नहीं मिला, मिलता तो फिर नेट लॉस जो एक्चुअल में नुकसान हुआ है वही यहां पर शो होता है। तो मैंने क्या लिखा यहां पर, देखना जरा ध्यान से देखना, पहले रुको, नेट प्रॉफिट बता दो, नेट प्रॉफिट कितना आएगा सर, 45 माइनस 10, 35,000 का नेट प्रॉफिट आएगा। ओके, 35,000 का नेट प्रॉफिट, क्या कर रहे हो सर आप, मैं क्या सुनो,
कुछ चीज सिखा रहा हूँ, आगे चल के जब ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा तब काम आएगी। जब ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा तब काम आएगी, तब मैं वापस बताऊंगा कि देखो फाइनल अकाउंट में पढ़ाया था आपको। सुनना, लॉस बाय फायर का क्या ट्रीटमेंट? सर लॉस बाय फायर से परचेज कम हो जाएगा, बिल्कुल परचेज कम हो जाएगा, क्योंकि परचेज का नुकसान व गुड्स का नुकसान हुआ है। ठीक है, बाकी माल आपने कितने प्रॉफिट पर बेचा? सर 90,000 का माल हमने 45,000 के प्रॉफिट पर बेचा। अब आपका जीपी देखो कितना आ रहा है, 45,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल। इसका मतलब आपके लॉस बाय फायर से आपके जीपी इफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन लॉस बाय फायर रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना। बिल्कुल सर, माल तो खत्म हो गया, नुकसान तो हुआ है, तो पीएनएल में रिकॉर्ड करोगे, और पीएनएल में रिकॉर्ड करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 35,000 आ गया। इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस हमारे नेट प्रॉफिट को इफेक्ट करता है, ना कि ग्रॉस प्रॉफिट को, ना कि ग्रॉस प्रॉफिट को। बिल्कुल सर, करेक्ट है। एबनॉर्मल लॉस हमारे नेट प्रॉफिट को इफेक्ट करता है। नेट प्रॉफिट कम हो गए 10,000 से, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं किया। ग्रॉस प्रॉफिट हमने 90,000 का माल 45,000 के प्रॉफिट पर ही बेचा था, और जीपी 45,000 ही शो कर रहा है। ये चीज याद रखना, ब्रांच अकाउंट में काम आएगा। ओके, एडजस्टमेंट आ गया, लॉस बाय फायर परचेज में से माइनस हो जाएगा और पीएनएल में दिखा देंगे नेट लॉस। बस वो तो हम यहाँ पे भी सीख गए थे, यहाँ पर भी सीख गए थे विद वैल्यू। अब बात आती है नॉर्मल लॉस की। अब बात आती है नॉर्मल लॉस की। नॉर्मल लॉस का क्या होगा? सुनो, यही एबनॉर्मल लॉस ना होकर यही चीज अगर नॉर्मल लॉस होती, नॉर्मल लॉस कितने का? 10,000 का, परचेज भाई 1 लाख, नॉर्मल लॉस है, हमको पता है होना तो होना ही है। बाकी बचा माल आपने 50% प्रॉफिट पर बेच दिया। बताइए, ट्रेडिंग और पीएनएल। तो मैंने कहा पहली बात तो नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं होती, नॉर्मल लॉस को बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता है, नॉर्मल लॉस को बुक में रिकॉर्ड ही नहीं। ओह सर, इसीलिए हम लोग आज तक सिर्फ एबनॉर्मल लॉस पढ़ते हैं। बिल्कुल, क्योंकि नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं होती है, तो फिर रिकॉर्ड कैसे होगा? मैं कहा देखो ऐसा है, 2 परचेजेस कितना दिखाओगे? 1 लाख। लेस करेंगे नॉर्मल लॉस? नहीं, क्योंकि नॉर्मल लॉस की एंट्री होनी नहीं है। ओके, बाय सेल्स कितने का माल बेचा? सर 90,000 की कॉस्टिंग का माल, 50% प्रॉफिट, 45,000 के प्रॉफिट पर बेचा, तो सेल्स कितना हुआ? 135, 135। ओके, तो क्रेडिट का टोटल 135 और डेबिट में रिकॉर्ड हुआ है अभी तक 1 लाख, तो 35,000 का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट 35,000। अच्छा सर, यहां पर तो ग्रॉस प्रॉफिट इफेक्ट हो गया। नॉर्मल लॉस को बिना लिखे मतलब ये होता है कि कुछ ना किए हुए भी सब कुछ कर देना है ना, कर देना। कैसे? सर आपने कहा था कोई एंट्री नहीं करना, बिल्कुल कोई एंट्री हमने रिकॉर्ड नहीं की, तो भी क्या हो गया है आप खुद देखो। 45,000 के प्रॉफिट पर माल बेचा था ना, जबकि ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 35,000। अपने आप वो नॉर्मल लॉस का इंपैक्ट आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि 1 लाख की परचेज थी, माल सेल कितना हुआ? 90,000 का ही सेल हुआ है 45,000 के प्रॉफिट पर। जहां 45,000 हमारा प्रॉफिट होना चाहिए था, वहीं 35,000 का ही प्रॉफिट आ रहा है। मतलब कुछ ना करते हुए भी सब कुछ कर डाला। ओके, तो नॉर्मल लॉस का याद रखना ब्रांच अकाउंटिंग के लिए, इट्स इफेक्ट इज गिवन इन द कैलकुलेशन ऑफ जीपी। जीपी इफेक्ट होगा तो अपने आप नेट प्रॉफिट तो कम आना ही आना है ना। जीपी कम आ जाएगा तो अपने आप जीपी तो ट्रांसफर होता है पीएनएल में, तो नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। मतलब आपका नॉर्मल लॉस आपके जीपी को इफेक्ट करता है, समझना। आपका नॉर्मल लॉस आपके जीपी को इफेक्ट करता है, बट आपका एबनॉर्मल लॉस आपके जीपी को इफेक्ट नहीं करता, केवल और केवल एनपी को इफेक्ट करता है। ये याद रखना, ब्रांच अकाउंटिंग में काम आएगा। ओके सर, ब्रांच अकाउंटिंग बहुत टफ होता है सर? अरे नहीं होता है, बहुत आसान होता है। जो भी तुमको बोलता है ना वो उल्लू बनाता है तुमको। देखो, लास्ट मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, लास्ट टॉपिक मैनेजरियल रेम्यूनरेशन देख लेते हैं फटाफट से इसको भी। सर ये क्या है? मतलब लास्ट है? हाँ लास्ट है, उसके बाद क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो लास्ट एडजस्टमेंट है जो हमें सीखना है फाइनल अकाउंट्स का, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। इसमें क्या होता है सर? ये हमको बचपन से आता है। वो 2 लाइन्स होते हैं सर, कि ये क्या होता है, हमने मैनेजर अपॉइंट कर रखा है, मैनेजर को कमीशन देते हैं। मैनेजर को कमीशन कैसे देते हैं? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है। वो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी कैसा दिया जाता है? इफ कमीशन इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक तो ये होता है सर, और एक होता है सर ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सर ओहो, हाँ जी, एक तो होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक होता है मैनेजर को कमीशन दिया जा रहा है कैसा? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन।
बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और दूसरा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सर ये क्या चक्कर है? सर है ना, हम बचपन में याद कर लेते थे क्या, हम लोग है ना ऐसा, हमको पता था अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बोले ना तो रेट अपॉन 100 करना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होना तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना। बिल्कुल, तो अभी भी रट लें, रट लो, रटने में क्या बुराई है ना। बट लिखो, फॉर्मूला लिखो, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, और फिर समझाऊंगा, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। हमारे पास ये डेटा है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मतलब कमीशन का खर्चा, मैनेजर को दिया जाने वाला कमीशन का खर्चा लेस करने से पहले कितना प्रॉफिट आ रहा है, उस खर्चे को लेस करने से पहले कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इनटू क्या करना, डायरेक्ट। अब अगले को कमीशन हम दे ही किस पे रहे हैं? सर अगले को हम कमीशन दे ही इसी वैल्यू पे रहे हैं, तो डायरेक्ट परसेंटेज का रेट इसी पे अप्लाई होगा ना। बिल्कुल, अब हम बोल रहे हैं कि हम प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का क्या कर रहे हैं, 10% दे रहे हैं, तो डायरेक्ट 10% लगाओ ना, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। लेकिन मान लो तुम्हारे पास डेटा कौन सा है, डेटा तो हमारे पास सर है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का ही डेटा हमारे पास अवेलेबल है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन की तो कैलकुलेशन कर ही रहे हैं ना, तो कमीशन देने से पहले हमारे पास प्रॉफिट कितना है वो हमें पता है, लेकिन कमीशन देना किस पे है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% मान लो देना है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना होगा। ऐसा क्यों होता है अभी समझते हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है। यहां पर आओ, एग्जाम्पल में देखो, तुमने नोट किया ना, यहां पर क्या है, यहां दोनों जगह बिफोर चार्जिंग है, ओके। लेकिन एक में कमीशन देना है बिफोर चार्जिंग पर, एक में देना है आफ्टर चार्जिंग। तो बिफोर पे देना है तब तो डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा, आफ्टर पे देना है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना पड़ेगा। देखो जरा यहाँ पे क्या करें, एग्जाम्पल, मैंने आपको एक पेंडल बना के दिया जिसमें इनकम्स दे रखी है कितनी की, 4 लाख की, खर्चे कितने, 1,80,000 के, 1,80,000 के। कैलकुलेट करना है कमीशन, इफ कमीशन इज कैलकुलेटेड एट द रेट 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बताओ कैसे होगा, देखते सर। पहले बात करते हैं, 10% अगर दिया जा रहा है मैनेजर को कमीशन किस पर, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कमीशन देने से पहले जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% देना है। तो मैंने देखा मेरे इनकम 4 लाख की है, मेरे खर्चे 81 के हैं, तो मेरा, हाँ मैं देखता हूं यहाँ पे, ये रहा, आपको भी दिखा देता हूं। तो मेरा सर 4 लाख माइनस 180, प्रॉफिट कितना आ रहा है, 2,20,000 कमीशन देने से पहले। इसी को बोला जाता है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। 2,20,000 प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अच्छा, 2,20,000 आ रहा है और कमीशन देना भी कितना है, 10% किस पर, इसी अमाउंट पे, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। 2,20,000 पे देना है, हाँ 2,20,000 पे देना है। तो मैंने यहाँ वर्किंग नोट बनाया, ओके। मैंने कहा प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजरियल कमीशन, बिफोर चार्जिंग मैनेजरियल कमीशन कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 4 लाख माइनस 180, 2,20,000, ओके। 2,20,000 का प्रॉफिट आ रहा है बिफोर चार्जिंग मैनेजरियल कमीशन। नाउ कमीशन देना कैसे, कमीशन देना कैसे, इसी अमाउंट का 10% देना है, बिल्कुल इसी अमाउंट का 10% देना है। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट कर दिया 2,20,000 इंटू 10%, तो रेट अपॉन 100 कितना, 22,000 रुपए का कमीशन जाएगा। तो मैंने यहां लिख दिया 22,000 रुपए का कमीशन गया। तो मेरा नेट प्रॉफिट क्या रहने वाला है सर, इस 2,20,000 में से 22,000 लेस किया, 198, 1,98,000, 1,98,000, ओके सिंपल। आया चीज समझ में, हाँ सर आ गया। अब दूसरा केस, 10% किसका दिया जा रहा है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। प्रॉफिट किसका, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा ये वाला, उसका 10% देना है। अरे कमीशन तो पता ही नहीं है हमको, कमीशन तो पता ही नहीं है। मैं कहा क्या करें फिर, मैं कहा मेरे पास प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो है, लेकिन कमीशन देना किस पे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन पे। तो मैंने कहा देखो ऐसा है, प्रॉफिट
बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो कितना है? बिफोर चार्जिंग मैनेजरियल कमीशन, वो तो मैं पता है कितना है, 2,20,000 है। 2,20,000 है। कैसे? 4 लाख में से माइनस कर दो 180। लेकिन मुझे कमीशन देना किस पे? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मतलब कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर। तो कमीशन तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैंने मान लिया, एज्यूम किया कि एज्यूम ये जो कमीशन है मैनेजरियल कमीशन, वो रख लेते हैं एक्स अमाउंट। मैनेजरियल कमीशन रख देते हैं कितना? एक्स अमाउंट। ठीक है सर, समझना इस चीज को, एक्स अमाउंट। ओके, और तुमको क्या करना है? तुमको क्या करना है? ये लेस करने के बाद जो आएगा प्रॉफिट, एक्चुअली मैनेजरियल कमीशन क्या आएगा? एक्चुअली मैनेजरियल कमीशन क्या आएगा? एक्चुअली मैनेजरियल कमीशन क्या आएगा सर? मैनेजरियल कमीशन आएगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में से ये कमीशन हटा दो, उस पर 10% हमको देना है, उस पर 10% हमको देना। मैंने कहा यार अब ये सॉल्व कैसे होगा? मैनेजरियल कमीशन है क्या? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% हमको देना। मैंने कहा इसको कैसे सुलझाया जाए? मैंने कहा इसको ऐसा सुलझाया जाए, समझना, मानना, एज्यूम कर लेना। अगर तुम एज्यूम करते हो क्या, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, कमीशन चार्ज करने के बाद का जो प्रॉफिट है 2,20,000 माइनस एक्स, अगर तुम इसको एज्यूम कर लेते हो 100 रुपए, देन कमीशन कितना आएगा सर? देन कमीशन तो आएगा 100 रुपए का 10%। 100 रुपए का 10% कितना? 10 रुपए। ओके, इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कमीशन देने से पहले का प्रॉफिट कितना होना चाहिए? दैट मीन्स, सो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना होना चाहिए? बिफोर चार्जिंग कमीशन तो सर फिर 110 होना चाहिए। मतलब प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग 110 है, तो मैं क्या करूंगा, उसमें से 10 रुपए कमीशन दे दूंगा, तो मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन क्या रहेगा? 100 रुपए रहेगा। एज्यूम 100 किया, एज्यूम 100। अगर मैं मान लूं, अगर मैं ये मान लूं कि ये 100 है, तो ये 10 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, क्योंकि इसी का तो 10% देना है। तो टोटल में मेरे पास कितना रहना चाहिए? प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कितना रहना चाहिए? 110। तो अगर 110 प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो 10 कमीशन हो गया, 100 रुपए आफ्टर चार्जिंग कमीशन हो गया। ये तो मतलब निकला। बिल्कुल, अब बस काम हो गया। अब यूनिटरी सिस्टम हम अप्लाई कर देंगे। कैसा? सो देख लेना मैनेजरियल कमीशन कैसा आएगा। सो कमीशन, एक्चुअल कमीशन कैसा आएगा? मैं कहा मेरे पास बिफोर चार्जिंग कमीशन है, बिल्कुल है सर, बिफोर चार्जिंग कमीशन मेरे पास है प्रॉफिट 2,20,000, और अपने इस 100 रुपए जब हमने एज्यूम किया तो हमारा प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना आ रहा है? 110। तो मैं कहूं कि भाई 110 रुपए अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन है, तो उसमें कमीशन कितना? 10 रुपए है। बिफोर चार्जिंग कमीशन अगर प्रॉफिट मेरा 110 है तो 10 रुपए कमीशन है। तो अगर 2,00,000 रुपए, कितना था? 2,20,000 था क्या? 2,20,000 रुपए अगर मेरा प्रॉफिट होगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो मेरा कमीशन कितना आएगा? 20,000 आएगा कि नहीं आएगा? 2,20,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 110, 20,000 रुपए। ओके, 20,000 रुपए, 4 लाख में से 2 लाख गया, बचा कितना? 2 लाख। अपने आप देख लो, ये 20,000 2 लाख का 10% है कि नहीं है? बिल्कुल, ये 2 लाख का 10% है कि नहीं है? बिल्कुल है। समझ में आया? देखो, नहीं समझ में आता तो हम रेट अपॉन 100 प्लस रेट तो करते ही ना। बस सिंपल सा शॉर्ट में अगर तुमको मैं समझाऊं, तो भाई मेरे पास है ना, ये अमाउंट पता नहीं था कमीशन का, ठीक है ना। मैंने कहा भाई ये एक्स अमाउंट, तो ये एक्स का 10%, दोनों मिलके कितना हो गया? 1.10x। और एक सिंपल से और भी आसान तरीका समझाऊं अगर तुमको, एक्स मानते हुए, 100 मानते हुए नहीं समझ में आता सर,
100 मानते हुए क्या हो गया, ये 100 ये 10, तो दोनों मिलके 110 है। अब दोनों मिलके कितना आएगा सर, दोनों मिलके तो यही आएगा ना 4 लाख माइनस 180। तो 220 किसके इक्विवेलेंट है, 110 के इक्विवेलेंट है। तो 220 अगर 110 के इक्विवेलेंट है, 2,20,000 अगर 110 के इक्विवेलेंट है तो 10 का अमाउंट कितना है। या फिर मैं कहता हूं चलो ठीक है, तुमको ये नहीं अच्छा लगता, मारो गोली, मारो गोली, इसको छोड़ो। एक्स मान के अच्छा लगता है सर हमको, हमको तो ना सर एक्स, एक्स अच्छा लगता है ना, एक्स बहुत अच्छा होता है सर। चलो मैंने मान लिया क्या, ये सब हटाया, मैंने कहा छोड़ो ये नहीं, हम अलग तरीके से करेंगे सर। मैंने कहा क्या, एज्यूम, एज्यूम प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पे देना है ना, तो एज्यूम किया प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजरियल कमीशन इज एक्स। ओके, अगर वो एक्स है तो कमीशन कितना होगा सर, कमीशन तो फिर एक्स का 10% होगा ना, बिल्कुल 0.10x। ओके, दोनों मिलके कितना बन गया 1.10x। और इक्वेशन बना दें, ये 1.10x किसके बराबर आएगा, ये 1.10x किसके बराबर आना चाहिए, दोनों मिलके, ये दोनों अमाउंट मिलके किसके बराबर आना चाहिए, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन के बराबर आना चाहिए। तो वो 4 लाख माइनस 180 के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। सॉल्व कर दो, x इक्वल्स टू 2,20,000 डिवाइड बाय 1.10, तो 2,20,000 डिवाइड बाय 1.10 कितना आएगा, 2 लाख। 2 लाख आ गया x प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, हेंस कमीशन क्या आएगा, सो कमीशन, कमीशन कितना था 0.10x, तो 2 लाख इंटू 0.10 या 10% कितना 20,000। ऐसे भी कर सकते हो सिंपल। तो एज्यूम 100 मान के भी किया जा सकता है, एज्यूम x मान के भी किया जा सकता है। आई थिंक तुमको x अच्छा लगेगा, ठीक है ना। ओके, कैसे भी कर सकते हो। किसी को, मेरे को ये भी पता है कि 100 और 10 टोटल 110 हुआ, तो 2,20,000 110 के इक्विवेलेंट है, तो 10 कितना होगा, सिंपल ऐसे भी देख सकते हैं। या फिर x मान के कर लो कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन x है, तो उसका 10% 0.10x कमीशन हो गया। दोनों मिलके कितना हो गया, दोनों मिलके हुआ 1.10x, और वो किसके इक्विवेलेंट होगा, 220 के। तो इक्वेशन बना दिया, इक्वेशन बना दिया कि 1.10x इक्वल्स टू 2,20,000। 1.10x ये दोनों अमाउंट मिलके किसके बराबर है, 4 लाख माइनस 180 के बराबर होगा। जो बचेगा 220 वही तो एक ही अमाउंट है, एक ही अमाउंट है, बांटना ही तो है, बस बांट देंगे, सिंपल हुआ। चलिए तो अभी काम करते हैं, आज इतने एडजस्टमेंट करते हैं, क्वेश्चन हम हमारी अगली क्लास